तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का वन शॉट सीरीज। अब ये वन शॉट वीडियो में सबसे पहले तो हम लोग है ना इसकी वेटेज के बारे में बात करेंगे कि डिफाइनाइट इंटीग्रेशन जो है ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। और ये 6 मार्क्स का चैप्टर है ना, एग्जाम में वो लोग मोस्टली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और ये चीज का एनालिसिस मैंने पेपर देखकर किया है। 95% टाइम्स वो लोग है ना इसका वेटेज 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में डिवाइड करते हैं। मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का आएगा। और इसमें से भी है ना हम लोगों ने 80% पेपर में मैंने चेक किया हूँ, आप लोग भी चेक करो, वो 80% टाइम्स उन लोगों ने ना थियरम्स डाले हैं पेपर में। तो ये सीरीज में हम लोग मैक्सिमम फोकस हमारा थियरम्स पे करेंगे। 2 मार्क्स के सम जो है ना कोई भी आ सकते हैं, तो इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि क्या कौन से सम आ सकते हैं। आपने अगर इंटीग्रेशन अच्छे से किया है, जो कि 3rd वाला चैप्टर है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, उसी का कंसेप्ट लगने वाला है। लेकिन उसके लिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आना काफी जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूलाज उसके नहीं आते हैं तो पहले आप इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन अच्छे से देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। पहले आप वो चैप्टर को अच्छे से करो, फिर आप डिफाइनाइट पर आओ, और फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये चैप्टर आपको 100% अच्छे से समझेगा। ठीक है, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के फर्स्ट वाले प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। ये वाला सम अभी एक लेटेस्ट पेपर में पूछा गया है, ये केटी वालों को पूछा था ये वाला सम। अब सबसे पहले आप सम की शुरुआत इस तरीके से करो कि लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to -1 e रेज टू -x dx। ठीक है, ये स्टेप हम लोगों ने इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में ऑलरेडी देखा था कि कोई भी सम आता था हम लेट आई इक्वल्स टू जो भी गिवन इंटीग्रल होता था लिखकर छोड़ देते थे। लेकिन अब इसके बाद से सम को सॉल्व करना एक टास्क है, क्योंकि है ना जब डिफाइनाइट बोलता है तो डिफाइनाइट का मतलब है ना वो काम फिक्स करने बोल दे रहा है। क्या फिक्स काम करने बोल रहा है समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास में यहाँ पर 1 है और मैं आप लोगों को बोलूं कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे 1 का इंटीग्रेशन सर x होगा। और जो 3rd वाला चैप्टर था उसमें से हम लोगों को याद है कि हम लोग +c लिखते थे। ये जो था एग्जाम्पल, ये इनडिफाइनाइट का एग्जाम्पल था। ठीक है ना, ये इनडिफाइनाइट के बारे में बात होती थी क्योंकि +c आ रहा था। लेकिन जब ऐसा ही एग्जाम्पल हमारे पास में आ जाए, सेम एग्जाम्पल आ जाए, लेकिन इस बार इसकी लिमिट्स को वो डिफाइन कर दे। लिमिट्स को डिफाइन कर दे मतलब मान लो यहाँ पर ये जो नीचे इंटीग्रल की साइन यहाँ खत्म हो रही है, वहां पर मान लो नंबर है 1 और यहाँ पर नंबर है 2, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। याद रखना, इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट और ये ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट। बस आप लोग इतना याद रखो और आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करो जैसे हमेशा करते आ रहे हो। 1 का इंटीग्रेशन x है ना, तो यहाँ पर लिखो x, लेकिन अब यहाँ +c नहीं लिखोगे क्योंकि आप डिफाइनाइट इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो जब आप 1 का इंटीग्रेशन x लिख रहे हो तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन और क्लोज करोगे, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन तो आपने कर दिया, +c नहीं लिख रहे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिमिट्स लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। और फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे कुछ इस तरीके से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना आप लोग, ये इसका फॉर्मूला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है यहाँ पर, अपर लिमिट 2 है, बराबर ना, अपर लिमिट 2 है, माइनस लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 1 है। ठीक है, 2 - 1 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब ये अपना फाइनल आंसर है। तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में बेसिक सा रूल आपको याद रखना है कि मैंने बताया कि कुछ काम फिक्स हो जाता है। क्या काम फिक्स हो जाता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी रहती है। इंटीग्रेट करने के बाद में +c नहीं आएगा, वो लिमिट्स आ जाएगी और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिख देना है। ठीक है ना, यही डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है। तो चलिए अब ये वाले सम से शुरू करते हैं। e रेज टू -x, तो इसके लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आना चाहिए, इंटीग्रल e रेज टू x का इंटीग्रेशन, e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x ही होगा, बराबर ना। लेकिन यहाँ पर +c आएगा क्योंकि इनडिफाइनाइट है, बराबर। अब मेरे को यहाँ पर डिफाइनाइट के हिसाब से काम करना है, तो डिफाइनाइट के हिसाब से लिमिट्स दी है, बराबर। यहाँ लिमिट्स नहीं थी इसलिए +c, बस यहाँ पे फॉर्मूला समझाने के लिए आपको लिखा हूं। तो e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x ही आएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि x के साथ यहाँ पर माइनस की साइन है,
तो थर्ड वाले चैप्टर का कंसेप्ट हम लोगों को मालूम है कि x के साथ अगर कुछ और आ जाए, जैसे x के साथ यहाँ -1 आ रहा है ना, -1 कुछ भी नहीं नंबर है तो -1 है, यहाँ पर भी -1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टर्म विथ x, ठीक है ना, टर्म विथ x। तो x के साथ जो टर्म है बस आपको उससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा e रेज टू -x इंटू 1 अपॉन टर्म विथ x। x के साथ क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये मैंने कंसेप्ट बताया था ना, जब इंटीग्रेशन आप निकाल लो तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को लिख दो। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट डालो, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है -1। सेम यहाँ पर भी आएगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट -1। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, e रेज टू -x, 1 अपॉन -1 तो माइनस ही आएगा, बराबर, माइनस को बाहर ले लिया, और लिमिट्स क्या है 0 टू -1। तो अब इसके बाद हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं बोलता हूँ माइनस की साइन को बाहर ही रहने दो, e रेज टू -x, x की जगह पर -1 माइनस लोअर लिमिट, बराबर, लोअर लिमिट में x की जगह पर क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, ठीक है, माइनस e रेज टू माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो सिर्फ 1 आएगा, माइनस e रेज टू -0। अब -0 क्या होगा, -0 कुछ नहीं होता है, तो उसको आप 0 लिख दो। और मैथ्स का थोड़ा रूल आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर कोई वैल्यू आ जाए और उसके सर पर 0 हो तो आंसर हमेशा 1 आता है, याद रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस e रेज टू 1, e ही होगा, माइनस एनी वैल्यू रेज टू 0 इज 1, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस e माइनस माइनस प्लस 1, अरेंज करने पर 1 माइनस e, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। सम को शुरू इस तरीके से करना है कि लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx। अब इसके लिए अपने को फॉर्मूला आना चाहिए। cos स्क्वायर x का सबसे पहली बात तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पास जाएंगे। देख लो ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पर मैंने 2 फॉर्मेट लिख करके दिए, 2 फॉर्मूलाज लिख के दिए। हो सकता है यहाँ पर cos स्क्वायर x पूछ ले, जो कि पूछा हुआ है, ये भी बोर्ड्स का सम है, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, या तो साइन स्क्वायर x पूछ ले। दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस सिर्फ माइनस और प्लस का है, बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है। तो यहाँ पर आप क्या करो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है, इट इज 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, आपने इंटीग्रेशन नहीं किया, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको बाहर लो। जैसे ये 2 है, इसको आप बाहर ले लो, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, तो अंडरस्टूड है 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 प्लस cos 2x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dx आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन 2 अपनी जगह पे। अब इंटीग्रेट करना शुरू करो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बेसिक फॉर्मूला, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। यहाँ पर मैं प्लस c यहाँ लिखा है फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, लिमिट्स आने वाली है। ठीक है ना, प्लस cos का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो cos का इंटीग्रेशन साइन होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, x के साथ कोई नंबर आ गया, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x के साथ वाला टर्म, x के साथ यहाँ पर 2 है। एग्जाम में आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, टर्म विद x ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस x के साथ जो नंबर दिख रहा है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, अब यहाँ प्लस ही नहीं आएगा क्योंकि लिमिट्स है, तो यहाँ पर आएगा 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 1/2 बाहर अपनी जगह पे, ठीक है, उसको रहने दो। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करो। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही ब्रैकेट बनाने का जैसा बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो अब यहाँ पर x दिख रहा है, पेंसिल से उसको सर्कल कर लेने का। हाँ, मतलब ये x की जगह पर पहले हम लोग π/2 डालेंगे, फिर ये x की जगह पे बाद में लोअर लिमिट में हम लोग 0 डालेंगे। तो अपर लिमिट में x की जगह पहले आ जाएगा π/2 प्लस साइन 2x, x की जगह पर फिर आ जाएगा क्या, π/2, और इंटू 1/2 वहां दिख रहा है, तो 1/2 वहां पर रहने देते हैं। ठीक है, लोअर लिमिट पे आते हैं। अपर लिमिट हो गया आपका, ब्रैकेट में फर्स्ट वाले में अपर लिमिट डाला, अब दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लोअर लिमिट डालेंगे x की जगह पे। x की जगह पे डाल दो 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, 0 ही हो जाएगा ना,
साइन 0 इंटू 1/2 दिख रहा है, ठीक है, उसको लिख देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये 1/2 रिमेन्स एज इट इज इंटू π/2 अपनी जगह पर, प्लस देखिए 2 से 2 गया, क्या बचता है, साइन पाई बचता है। तो साइन पाई का वैल्यू देख क्या है, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 0 इंटू 1/2 इज 0 ओनली, ठीक है, माइनस ये 0, साइन 0, साइन 0 भी 0 होता है, तो यहाँ पर वापस से क्या आ जाएगा 0, बराबर ना, प्लस 0। तो ये सब 0 आपका चला गया, सिर्फ 1/2 इंटू π/2 बचता है, जिससे अपने को फाइनल आंसर मिल रहा है π1 ज़ा π, 2 2 ज़ा 4, और ये होता है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। सम की शुरुआत लेट से ही होगी, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल π/6 से लेके π/3 इंटू कॉस एक्स डी एक्स। कॉस का इंटीग्रेशन देखो साइन है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स। अब प्लस सी नहीं लिखूंगा क्योंकि डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, और यहाँ पे लिमिट्स दिख रही है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो यहाँ पर आ जाएगा, वापस से सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अपर लिमिट जहाँ एक्स दिख रहा है पहले वहां अपर लिमिट डालेंगे, फिर लोअर लिमिट डालेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पर cos π/3 और cos π/6 का मैंने वैल्यू लिखा है, यहाँ पर sin π/3 और cos π/3, सॉरी नॉट cos π/3, sin π/6 का वैल्यू भी मैं लिख कर दे देता हूँ। जैसे sin π/3 होता है √3/2 और sin π/6 होता है 1/2। तो यहाँ पर sin π/3 का वैल्यू आ रहा है √3/2 माइनस sin π/6 का वैल्यू आ रहा है 1/2, और क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने पे 2 को हम एक ही बार लिखेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा √3 - 1 इक्वल टू आई, और ये होता है अपना फाइनल आंसर। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए फोर्थ वाले सम से शुरू करते हैं। फोर्थ वाला सम भी ट्रिग्नोमेट्री पर ही है। अब आप लोग को मैंने 3 से 4 सम अभी ये बता दिए, इसमें अपने को एक चीज क्लियर हो गई है, ये सारे बोर्ड्स के सम ये भी बता देता हूँ, रिसेंट पेपर्स के, और ये सब 2-2 मार्क्स के लिए आए हैं। तो एक आइडिया ये मिल रहा है अपने को कि ट्रिग्नोमेट्री के सम 2 मार्क्स के लिए वो ज्यादा पूछ रहा है। तो अपना फोकस वन शॉट वीडियो जो मेरा देख रहे हो, इससे आप दिमाग में एक चीज क्लियर रखो कि मैं 2 मार्क्स के सम, अगर मार्क्स मैं चाहता हूँ 2 मार्क्स मुझे मिल जाए इसके, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के सम्स पर ज्यादा मेहनत करूंगा, और वही मैं यहाँ पर वीडियो में आपको वही चीज पर मेहनत ज्यादा करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सम पर आते हैं। सम की शुरुआत लेट से ही होगी कि लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 √1 + sin 2x, और यहाँ पर आ जाएगा dx। लिमिट्स जो दिया है वो वापस लिख दो इंटीग्रल की साइन के साथ, √। अब अगर आप लोगों ने मेरा थर्ड वाला चैप्टर का वीडियो देखा है ना, तो ये वाला सब मैंने इसमें ऑलरेडी कराया हुआ है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वो इनडिफाइनाइट कैटेगरी में था, ये डिफाइनाइट कैटेगरी में यहाँ पर लिमिट्स दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ सब्सटीट्यूशन करने वाले हैं। ये 1 जो है दिख रहा है, ये 1 की जगह पर हम डाल देंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। थीटा नहीं लेंगे, यहाँ पर वेरिएबल x दिया है तो हम लोग x लेने वाले हैं। तो 1 की जगह पर आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है, प्लस ये sin 2x दिख रहा है, इसका भी फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया। उसकी जगह पर आ जाएगा 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x, ठीक है, 0 to π/4 √। अब यहाँ पर एक फॉर्मूले की शक्ल बन रही है जो कि है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि हो जाएगा a प्लस b द होल स्क्वायर, और a की जगह पर sin x है, b की जगह पे cos x है। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो अपने पास क्या बचने वाला है, 0 to π/4 sin x प्लस cos x dx बराबर। कंटिन्यू करते हैं आगे। अब यहाँ पर देख लो स्क्वायर और रूट चला गया तो सिर्फ sin x और cos x बचता है, और sin और cos का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोगों को आना चाहिए, जो कि है डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर देंगे। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस cos x, ठीक है, प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा sin x
ठीक है। लिमिट्स 0 to π/4, 0 to π/4। ओके, अब सेम कंसेप्ट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही ब्रैकेट डाल देने का। अब जहां पर भी अपने को x दिख रहा है वहां पर पहले π/4 आएगा और लोअर लिमिट में फिर 0 आएगा। सिंपल सा काम करेंगे, माइनस कॉस x की जगह आएगा π/4 प्लस साइन x की जगह आएगा π/4। अपर लिमिट हो चुका है, लोअर लिमिट पे आते हैं, माइनस कॉस x की जगह आएगा 0 प्लस साइन x की जगह आएगा 0। अब इसके लिए मैंने जैसे लास्ट वाले सम में बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का टेबल अपने को आना चाहिए, फिलहाल नहीं आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर वैल्यूज मैंने लिख दिया है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री का जब भी चैप्टर स्टार्ट होगा और जब भी आपका वीडियो अवेलेबल होगा वहां पर से आप वो टेबल भी कर सकते हो। तो माइनस कॉस π/4, कॉस π/4 1/√2 होता है, प्लस साइन π/4 और साइन π/4 भी 1/√2 होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, प्लस माइनस माइनस साइन 0 0 होता है। तो देखो क्या आंसर आ रहा है, प्लस 1/√2 माइनस 1/√2 गया, 1 माइनस 0 यानी 1 बचता है, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सम था मेरे हिसाब से, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज आए हैं, बहुत सारी चीजें याद रखना है। अब अगर आप लोग को मैं एक सजेशन देता हूँ, अगर लास्ट में अगर ये चैप्टर आप लोग कर रहे हो ना, तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि 2 मार्क्स वाले पर आप फोकस मत करो, जितने मैं सम्स करा रहा हूँ उतने कर लो, इनफ है फिलहाल के लिए, क्योंकि 1-2 महीना बाकी है और अपने को 15 चैप्टर की जर्नी कंप्लीट करनी है। लेकिन अगर लास्ट में पढ़ रहे हो तो भाई सारे सम्स करने की जरूरत नहीं है, 2-2 मार्क्स के जो सम आपको लगते हैं कि आप लोग कर सकते हो उतने पे ही मेहनत करो। नहीं तो जो मैं आगे थ्योरम्स कराने वाला हूँ, प्रूफ वाले कैटेगरी कराने वाला हूँ, जो 4 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में, और 90% टाइम्स, नॉट 100% मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ उसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है अभी के एग्जाम में भी, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए 5th वाले सम से शुरू करते हैं। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस π/4 से π/4 दिया और 1/1 माइनस साइन एक्स dx, ठीक है। अब यहां पर ये जो कैटेगरी दिख रही है ये एक अलग यूनिक सा सम है, ये कैटेगरी को हम रैशनलाइजिंग कैटेगरी कहते हैं। तो आपको यहाँ पर रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब रैशनलाइज का क्या मतलब है समझा देता हूँ। जैसे माइनस π/4 से लेके π/4 है, अब 1/1 माइनस साइन एक्स दिख रहा है। अगर आप कोशिश भी करते हो कि इसका आप इंटीग्रेशन ले लो तो नहीं ले सकते हो, तो 1/1 माइनस साइन एक्स था, क्योंकि कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अवेलेबल ही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो डिनोमिनेटर में दिया है ना, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि 1 माइनस साइन एक्स है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। यही स्टेप को हम रैशनलाइजिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है, ये स्टेप को हम रैशनलाइजिंग कहेंगे। अब होगा क्या इससे कि माइनस π/4 से π/4 अपनी जगह पे 1 इंटू दिस होल टर्म विल बी 1 प्लस साइन एक्स ओनली, बराबर। जैसे ये 2 है तो 2 1 2 होता है, तो ये पूरा टर्म एज इट इज आएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर आप लोग ध्यान दोगे तो डिनोमिनेटर में ना ये a माइनस बी दिख रहा है और ये a प्लस बी दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट मिलेगा a² माइनस बी स्क्वायर। a की जगह 1 है और b की जगह पे साइन एक्स है। इससे अपने को आंसर क्या मिलने वाला है, देखो माइनस π/4 से लेके π/4 एज इट इज, 1 प्लस साइन एक्स का कुछ नहीं होगा, छोड़ दो उसको। डिनोमिनेटर में ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर है, तो साइन एक्स द होल स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर एक्स भी तो लिख सकता हूँ। स्क्वायर बाहर लिखो या अंदर लिखो, बात एक ही, ठीक है। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या है, इसका भी एक फॉर्मूला अवेलेबल है जो कि ट्रिग्नोमेट्री से आता है। हम लोगों को मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मैं यहाँ पर थीटा की जगह पर x यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास में जो वेरिएबल दिया है वो x है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स को यही रहने देता हूँ और ये साइन स्क्वायर एक्स को वहां ले जाऊं तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर आप कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो इससे रिजल्ट क्या मिलने वाला है, माइनस π/4 से लेके π/4 1 प्लस साइन एक्स अपॉन
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और डी एक्स यहाँ पर सब जगह पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। -π/4 टू π/4 ये लिमिट्स है। 1 प्लस साइन एक्स दिया है तो मैं 1 प्लस साइन एक्स तो लिख देता हूँ, dx भी लिख दिया। अब ये cos स्क्वायर एक्स जो है ये होल अपॉन है, तो मैं इसको ना ब्रेक कर देता हूँ। एक cos स्क्वायर एक्स यहाँ दे देता हूँ और एक cos स्क्वायर एक्स यहाँ दे देता हूँ। इससे ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला याद आना चाहिए, जैसे 1/cos थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा सेक थीटा होता है, बराबर। तो यहाँ पर 1/cos स्क्वायर एक्स की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो साइन है इसको ऐसे ही रहने दो, और नीचे जो cos है ना वो 2 टाइम है, तो 2 टाइम है मतलब एक cos x यहाँ पर आएगा और एक बार कुछ इस तरीके से आएगा। अब इससे होगा क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ब्रेक कैसे हो गया, देखो ये -π/4 से π/4 और dx अपनी जगह पे, जिसकी वजह से मुझे फॉर्मूला मिल रहा है वापस से यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स अपनी जगह पर। देखो ये 1/cos x, 1/cos तो सेक होता है, तो यहाँ पर मैं सेक लिख सकता हूँ, बराबर, पहले लिख देता हूँ। और ये sin/cos है, sin/cos क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है, तो ये tan x हो जाएगा dx। अब यहाँ पे पहले हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये मालूम होना चाहिए कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है ना, और सेक एक्स डॉट tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। वो इनडिफाइनाइट का फॉर्म है, वहाँ प्लस ही आएगा, वहां लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे हम डायरेक्ट सिर्फ tan x लिखेंगे, यहाँ प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि लिमिट्स दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक एक्स डॉट tan x का सेक एक्स। और अब आपने क्योंकि इंटीग्रेट कर दिया है तो ब्रैकेट बंद करो और ये लिमिट्स को यहाँ पर लिख दो, एक -π/4 है और एक +π/4 है। अब ये लिमिट्स ले लेने के बाद में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में सबसे पहले जहां x दिख रहा है पेंसिल से वहां सर्कल करने का, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। जैसा बता रहा हूं वैसा करोगे 100% ये चैप्टर के कोई भी सम इजीली सॉल्व कर पाओगे। x की जगह पे पहले π/4 डालो अपर लिमिट के ब्रैकेट में, और फिर लोअर लिमिट के ब्रैकेट में x की जगह पर -π/4 डालो। तो सिंपल सा काम है, यहाँ पर आ जाएगा tan π/4 प्लस सेक x की जगह पे फिर π/4 आएगा। ठीक है, लोअर लिमिट में आ जाएगा tan x की जगह पर आएगा -π/4 प्लस सेक फिर x की जगह पर आएगा -π/4। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आप लोगों को याद होना चाहिए। टेबल क्या है वो समझा देता हूँ। जैसे tan π/4 देखो 1 होता है, फिर सेक π/4, तो सेक π/4 मान लो आपको टेबल आपने लास्ट पेज पर एग्जाम में बना लिया था और सेक आपने लिखा ही नहीं, तो भाई सेक π/4 का वैल्यू क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप cos π/4 का वैल्यू याद करो। cos π/4 तो cos 45 होता है और cos 45 1/√2 होता है। अब मेरे पास cos π/4 का वैल्यू तो है लेकिन सेक का नहीं है, तो हम लोगों को मालूम है कि जो सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा कर दो। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मार्क डाला हूँ इसकी जगह पर मैं √2 लिख देता हूँ। तो सेक π/4 का वैल्यू क्या मिल गया मेरे को, √2 मिल गया। ठीक है, 2 वैल्यूज मालूम हो गई। ठीक है, ये 2 वैल्यू मुझे मालूम पड़ चुकी है। अब ये जो माइनस है अंदर ब्रैकेट में, इसका क्या, इसका भी कुछ फॉर्मूला अवेलेबल है, समझ लो। जैसे tan ऑफ माइनस थीटा है तो इसका आंसर -tan थीटा आता है, माइनस बाहर आ जाता है। और अगर सेक ऑफ माइनस थीटा आता है तो आंसर सेक थीटा ही आएगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना, ये 2 फॉर्मूला समझ करके आप इसको फिलहाल याद रखो। और अब ये सम को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर tan π/4 तो 1 होगा, ठीक है, प्लस सेक π/4 ये तो √2 हो रहा है, ठीक है, माइनस ब्रैकेट खोल दो tan ऑफ -π/4, तो पहले तो माइनस बाहर आएगा, तो -tan π/4, ठीक है ना, ये माइनस बाहर आ गया। फिर प्लस सेक ऑफ -π/4, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा ही होगा, तो यहाँ पर सिर्फ सेक π/4 ही रहेगा। तो 1 प्लस √2 माइनस माइनस बिकम्स प्लस। अब tan π/4 है वो तो 1 होगा, अब माइनस प्लस माइनस ही होगा
और sec पाई बाय 4 √2 होगा। ठीक है, प्लस √2 से माइनस √2 कैंसिल होता है, 1 + 1 करोगे तो 2 मिल जाएगा और ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम था, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज लगे, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है मेरे हिसाब से। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। ये वाला सम भी बोर्ड्स में आया हुआ है। इनफैक्ट जितने भी सम्स मैंने ये चैप्टर में लिए हैं सारे के सारे पीवाईक्यू के, लेटेस्ट पीवाईक्यू के सम्स मैंने इसमें सॉल्व करके दिए, इंपॉर्टेंट जो मुझे लगते हैं आप लोगों को करने चाहिए वो सारे सम्स इसमें सॉल्व किए। ये उसमें से एक सम है, लेट I is equal to integral 0 to pi by 2 और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 4x dx। ठीक है, अब देखो कुछ चीज समझना जरूरी है, जैसे यहाँ पर 1 माइनस कॉस 4x है, ये ना फॉर्मूला फॉर्मेशन का है फ्रॉम द चैप्टर डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन देखो फिर यहाँ पर आ गया है ना डिफरेंशिएशन, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले वो वीडियो देखो अगर आपको ये कैटेगरी समझना है तो, नहीं तो टेंशन नहीं है, वापस बताने वाला हूँ, लेकिन क्या अच्छे से आपका डिफरेंशिएशन भी होगा, ये चैप्टर भी होगा। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस 4x का कुछ फॉर्मूला बनने वाला है, वो क्या बनेगा वो समझना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला हम लोगों को मालूम होना चाहिए वो यहाँ लिख देता हूँ। जैसे 1 + cos 2x एक फॉर्मूला बनता है और 1 माइनस cos 2x का भी एक फॉर्मूला बनता है। इसका फॉर्मूला आएगा 2 cos square x और इसका आएगा 2 sin square x। ये दो फॉर्मूला हम लोगों को मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि अब मेरे पास में ना देखो मिलता जुलता तो यही दिख रहा है, ये दूसरा वाला 1 माइनस cos 2x और मेरे पास में क्या 1 माइनस cos 4x है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को है ना 1 माइनस cos 2x दिया हुआ है, अब मुझे यहाँ पर इसको 4x बनाना है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये एंगल को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बराबर ना। जब ये एंगल को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला है 2 sin square x। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, 1 माइनस cos, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया एंगल को, जब एंगल को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 हो गया 4x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर। आपको एंगल को मल्टीप्लाई करना है, आपने जब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा एंगल को, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। तो देखो फॉर्मूला रेडी हो रहा है, 1 माइनस cos 4x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2x। तो यहाँ पर 0 to pi by 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 4x की जगह पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x, 2 साइन स्क्वायर 2x dx। ठीक है, 0 to pi by 2, देखो √2 को अलग करो और ये रूट ऑफ साइन स्क्वायर 2x को अलग करो, इससे होगा क्या कि √2 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट बोल करके, लेकिन यहाँ पे जो रूट और स्क्वायर दिया हुआ है, ये रूट और ये स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा। जब रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा सिर्फ साइन 2x, यहाँ पर आ जाएगा dx। ठीक है, √2। अब साइन का आप इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x मालूम होना चाहिए, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। ठीक है, ये डिफाइनाइट का फॉर्मेट है, इनडिफाइनाइट का सॉरी, और ये हम डिफाइनाइट कर रहे हैं तो साइन का इंटीग्रेशन क्योंकि माइनस कॉस होता है तो यहाँ लिखो माइनस कॉस, लेकिन एंगल में वहां x है यहाँ 2x है तो 2x लिखेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 1/x के साथ वाला टर्म, समझ में आ रहा है, x के साथ यहाँ पर जो भी नंबर दिया है उससे हम डिवाइड करेंगे इसको, और ये ब्रैकेट डालो, लिमिट्स क्या है 0 to pi by 2। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो माइनस की साइन दिख रही है, पहले तो माइनस की साइन को बाहर ले लो, तो यहाँ पर ये माइनस, ये √2 आ गया, नीचे वाला 2 इसको भी बाहर लो, बचेगा क्या खाली अंदर ब्रैकेट में cos 2x और यहाँ पर लिमिट्स आ जाएगी 0 to pi by 2। ठीक है, और ये वाला पार्ट आप सही से लिख करके रखो तभी क्लियर होगा, ये हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पर से लिखता हूं मैं -2/2 √2/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बराबर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में पहले जहाँ x है x की जगह pi by 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा cos 2, x की जगह पे आ जाएगा pi by 2, और लोअर लिमिट में cos 2 into x, 2 into 0, बराबर, लोअर लिमिट में 0 है तो 2 into 0 तो 0 हो जाएगा,
ठीक है, अब कुछ कैंसिलेशन होगा वो समझ लेते हैं। -√2/2 अपनी जगह पे, देखिए 2 से 2 गया, क्या बचता है, cos पाई बचता है। तो cos पाई का वैल्यू याद रखने का -1 होता है, ठीक है ना, cos पाई का वैल्यू -1 होता है और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो cos पाई -1 हो जाएगा, माइनस cos 0 भी 1 होता है, ठीक है। तो -√2/2, -1 माइनस माइनस प्लस, साइन नेगेटिव होंगे, ये माइनस से माइनस भी गया और 2 से 2 भी गया, क्या बचता है, सिर्फ √2। ये होता है अपना फाइनल आंसर, ठीक है। सिंपल सा सम था, समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करो और फटाफट नोट करो। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो कि थियरम्स है, अब हम लोग थियरम्स स्टार्ट करेंगे इसके, और कोई कोई सम में ना उसका सोल्यूशन भी हम लोग देख लेंगे, कोई कोई थियरम के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछ सकता है उसके सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहला ये थियरम दिया है, ये एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स या तो 3 मार्क्स के लिए, इंपॉर्टेंट थियरम है मेरे हिसाब से। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टार्ट कहाँ से करो। आप इसका स्टार्टिंग RHS से करो, राइट हैंड साइड से। देखो राइट हैंड साइड पर क्या दिया है, 0 to a f of a minus x dx, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 लिख दो, छोड़ दो। अब आप क्या करो, ये जो a माइनस एक्स दिख रहा है इसको कंसिडर करो, कंसिडर, या फिर आप सब्सटीट्यूट करो, ऐसा बोल सकते हो कि a माइनस एक्स की जगह पे हम लोग t लेने वाले हैं। a माइनस एक्स की जगह जब t लेंगे तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड स्टेप में डेरिवेटिव लेंगे। याद आ रहा है, इंटीग्रेशन है ना, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का टाइप 3 मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम लोग कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को t लेते थे, फिर हम लोग डेरिवेटिव लेते थे। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर a क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा और यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ t आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, dt/dx इज इक्वल टू -1, मतलब dt इज इक्वल टू माइनस dx यहाँ आ जाएगा। तो dt की जगह पे एक चीज समझ में आ रही है कि मैं माइनस dx जो है वो लिख सकता हूँ, ठीक है। ये एक पार्ट हुआ है अपना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे का क्या मतलब हुआ, लिमिट्स 0 to a दिया हुआ है लेकिन x के फॉर्म में दिया हुआ है, हमने वेरिएबल ही बदल डाला, बराबर, हमने x की जगह पे t ले लिया। जब हमने वेरिएबल ही चेंज कर दिया तो लिमिट्स भी t के हिसाब से चेंज होगी। किस तरीके से, t का वैल्यू क्या है, a माइनस एक्स है। तो आप अपने पास में x की 2 वैल्यू है, एक वैल्यू 0 है और एक वैल्यू a है, बराबर ना, 0 to a है ना। तो x का वैल्यू क्या है, एक 0 है और एक a है। तो t का वैल्यू क्या बनेगा वही चेक करेंगे, a माइनस एक्स की जगह पे अगर हम 0 डाल दें तो a माइनस 0 तो a हो जाएगा। तो t की जगह क्या आ गया, a आ गया, और x की जगह जब a आएगा तो t का वैल्यू क्या बनेगा, t इज इक्वल टू a माइनस एक्स है, x की जगह पर a है तो a माइनस a क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मेरे को t का लिमिट्स क्या मिल रहा है, a to 0 मिल रहा है। पहले लिमिट्स 0 to a था, 0 to a था, 0 to a के लिए मैंने चेंज किया और मुझे क्या मिला, a to 0 मिला। सो देयरफॉर फ्रॉम RHS या इक्वेशन नंबर 1 ऐसा बोल सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 RHS इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a की जगह पर मैं 0 to a की जगह पे मैं a to 0 लिखूंगा, a to 0 लिखूंगा, समझ में आ रहा है। और f ऑफ a माइनस एक्स, ये a माइनस एक्स की जगह पर आ जाएगा t, और ये dx है ना, dx की जगह पर देखो dt दिख रहा है लेकिन यहाँ माइनस है, तो आप क्या करो, माइनस को यहाँ ट्रांसफर ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस dt, ठीक है। अब ये माइनस की साइन को बाहर लो तो माइनस a to 0 f ऑफ t dt बन रहा है। यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूं माइनस a to 0 है ना, इंटीग्रेशन की, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर माइनस की साइन आती है और आपको ये माइनस की साइन को हटाना है तो माइनस की साइन हटाने के बाद ये लिमिट्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर a to 0 की जगह पर 0 to a आ जाएगा और फंक्शन वही रहेगा f ऑफ t dt। बस इसके लिए आपको साइड में एक रीजन लिखना पड़ेगा कि अगर माइनस नहीं, a to b लिमिट्स है और माइनस में है बंदा आपके पास में, कोई भी फंक्शन हो,
तो आप इसकी लिमिट्स चेंज कर दो और माइनस की साइन को आप ऐसे हटा सकते हो। ये बस आपको वहां पर जस्टिफाई करना पड़ेगा जब भी आप ये थियरम आपको पूछा और आप ऐसा लिखोगे तो नेक्स्ट स्टेप। अब देखो यहाँ पर अगर ये वेरिएबल टी है तो टी वेरिएबल अगर सिंगल अपने पास वेरिएबल आ रहा है तो मैं इसको 0 to a करके जो कि आया हुआ है ही, मैं टी की जगह एक्स ही अगर लिख दूं, टी की जगह अगर मैं एक्स ही लिख दूं तो बात वही आ रही है। तो 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये मेरे को क्या मिल रहा है, ये LHS मिल रहा है और यहाँ पर आपका थियरम जो है प्रूफ होता है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कंफ्यूजन आया रहेगा। आपका वेरिएबल देखो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया ना, मैं टी लिखूं या एक्स लिखूं, वेरिएबल तो वेरिएबल होगा, तो टी की जगह मैंने क्या कर दिया, एक्स लिख दिया और यहाँ पर मेरे को LHS में सेम चीज मिल रही है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। ये इतना सिंपल सा थियरम है, ये एग्जाम में आया तो 2 मार्क्स के लिए बहुत वो आएगा। हो सकता है ये थियरम 4 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है, तो 4 मार्क्स के लिए सिर्फ थियरम नहीं देगा वो आपको, वो बोलेगा कि इसके ऊपर एक सम सॉल्व करके दो, ठीक है ना, इस पर एक सम भी आपको दे देगा। तो यही मेथड आपको बस अप्लाई करना है और सम को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए नेक्स्ट वाले थियरम से शुरू करते हैं जो यहाँ पर मैंने 8 सम करके मार्क किया हुआ है। सबसे पहले आप ये कैटेगरी के सम में भी जो कि 7th वाले थियरम से काफी मिलता जुलता है, आप इसमें RHS को ही कंसिडर करो और जो दिख रहा है उसको आप एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब ये आपका एक इक्वेशन हो गया है ना, इक्वेशन 1 लिख दो। फिर आप कंसिडर करो कि जो ब्रैकेट में दिख रहा है a प्लस बी माइनस एक्स, इसको आप t ले लो। फिर क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव ले लेंगे dWRTX बराबर, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस होल टर्म a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t, है ना, इंटरचेंज कर दे जगह, dt बाई डी एक्स को यहाँ रहने देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ a तो कांस्टेंट है 0, डेरिवेटिव ऑफ b भी कांस्टेंट है 0, डेरिवेटिव ऑफ x 1, तो क्या बचता है यहाँ पर -1 और यहाँ पर आ रहा है dt बाई डी एक्स। ठीक है, मेरे को यहाँ पर अगर dt का वैल्यू चाहिए तो dx वहां चला जाएगा तो माइनस dx हो गया, और सिर्फ dx का वैल्यू बनाना है तो माइनस को यहाँ ट्रांसफर कर लो तो माइनस dt हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज आ जाने के बाद में क्योंकि हमने यहाँ पर वेरिएबल ही बदल दिया बराबर ना, x से हमने t पे चले गए, तो आप क्या करो कि आपका x का वैल्यू क्या है पहले वो देख लो। x की लिमिट्स a है और दूसरी लिमिट्स क्या है अपने पास में x की b है बराबर ना, 2 लिमिट्स दिया हुआ है, एक तो a दिया हुआ है और दूसरा b दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन को ले लो a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। तो देखो a प्लस बी माइनस एक्स, एक्स की जगह पे a डालना है इज इक्वल टू टी, लोकेशन स्विच करो t इज इक्वल टू, देख प्लस a से माइनस a गया, खाली b बचता है। तो जब आपने x की जगह a डाला तो t का वैल्यू b मिल रहा है। ठीक है, अब x इक्वल टू b डालना है सेम इक्वेशन में, मैं डायरेक्ट t को पहले लिखता हूँ, तो a प्लस बी माइनस एक्स, तो t इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स की जगह पर भी b आ जाएगा, प्लस b से माइनस b गया तो t का वैल्यू क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। ठीक है, तो जब x का वैल्यू a था तो t b मिल रहा है और x का वैल्यू b है तो t a मिल रहा है। सो देयरफॉर मेन इंटीग्रेशन पर आ जाते हैं हमारे इक्वेशन नंबर 1 पर, यानी RHS इज इक्वल टू, पूरा लिख देता हूँ, RHS इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b, ये पहले दिया हुआ था, बाद में क्या हो गया b टू a हो गया, तो यहाँ लिखो b टू a, f ऑफ ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरे ब्रैकेट की जगह पर हमने t लिया है और dx दिख रहा है, dx की जगह पर माइनस dt आ जाएगा। ठीक है, माइनस को बाहर लो, b टू a दिया हुआ है, f ऑफ t dt। अब मैंने अभी इससे लास्ट वाले सम में भी बताया था इससे पहले भी कि अगर ये माइनस की साइन को आपको हटाना है तो इसको a टू b कर दो और माइनस की साइन को हटा दो, तो आपको मिलेगा f ऑफ t dt, और रीजन लिख दो कि अगर लिमिट्स a टू b आ रही है और वो नेगेटिव में है तो आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर दो, और ये हो गया आपका फॉर्मूला। बस फॉर्मूला के हिसाब से लिख करके छोड़ देना है। अब देख सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया तो आप t लिखो या x लिखो, बात एक ही। और अगर आप LHS देखोगे तो a टू b f ऑफ x dx, ये अपने को LHS मिल रहा है
और यही आपका फाइनल आंसर है, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी था, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब यहाँ पर मैंने एक सम लिया है, ये भी बोर्ड्स में पूछा था, और बोर्ड्स में उन लोगों ने ना ये एक थ्योरम डाला था जो कि अलग रूल का है, और ये सम डाला था जो कि प्रीवियस वाले रूल का है। तो कहीं भी कुछ भी कॉम्बिनेशन वो लोग सेट करके दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ये थ्योरम की कैटेगरी जब शुरू किया था तो मैंने बताया था कि मैं इस पे सम्स भी थोड़े बहुत बताने वाला हूँ, तो ये एक उस पे से सम है। अभी देखो यहाँ पे 0 to 3 दिख रहा है, ये 0 to 3 दिख रहा है ना, ये आइडेंटिफिकेशन है कि ये वाले रूल का सम है 0 to 3। देखो ये ए दिख रहा है ना, यहाँ पर वहां पर क्लियर नहीं होगा, यहाँ पर देखोगे तो ये ए जो दिख रहा है, तो ये ए जो है कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये नेक्स्ट वाला जो मैंने स्लाइड पे सम ये ऐड किया है, ये बोर्ड्स का ही सम है, 25 का, ये शायद कोई पेपर है उसमें से ये सम लिया हुआ है। तो मैं ये सम को अभी फिलहाल कराता हूँ, ध्यान देना, छोटा सा सम है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूल 4 मार्क्स के लिए कैटेगरी पूछा था, ये थियरम और ये सम, तो 2 मार्क्स अगर उसको दिया रहेगा तो 2 मार्क्स उसको दिया रहेगा। अब वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि उसने ये चीज 3 के लिए डाला था या इसको 1 के लिए डाला था, वो कंप्लीटली उस पर है कि वो कैसे मार्क्स को डिवाइड करता है। तो बहुत ही सिंपल सा सम है, इसका आइडेंटिफिकेशन है 0 to a पहली चीज, और ये रूट 3 बार रूट दिखेंगे, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। तो देखो सबसे पहला स्टेप, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल, जो दिख रहा है वो लिख दो, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स डी एक्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, और जो लिमिट्स है वो भी लिख दो 0 to 3। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्योंकि ये 0 to a कैटेगरी है, इससे पहले वाले थियरम की कैटेगरी है, तो आप क्या करोगे, जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर a माइनस एक्स डाल दोगे। रूल तो यही था ना, इससे पहले वाला अगर आप लोग रूल देखोगे, t की जगह पर हम लोग क्या डालते थे, a माइनस एक्स डाल रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग x की जगह पर ही a माइनस एक्स डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे जो a है, a की जगह पर कोई नंबर है और वो नंबर 3 है, तो a की जगह हम लोग x की जगह पे हम लोग 3 माइनस एक्स डालेंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 3 एज इट इज, रूट x की जगह पे 3 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अपॉन वापस से ये x की जगह पे 3 माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स, x की जगह पे वापस से 3 माइनस एक्स आ जाएगा। अब आप लोगों ने ध्यान दिया रहेगा तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन है। तो ये रूल याद रखना, कभी भी माइनस की साइन पहले हो तो आप वहां पर उससे पहले है ना ब्रैकेट डाल दो, ताकि ब्रैकेट खोलने पर है ना ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है। इसीलिए 0 to 3 अंडर रूट 3 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस एक्स डी एक्स। अब कुछ कैंसिलेशन होगा, प्लस 3 से माइनस 2 कट जाएगा, क्या बचा 0 to 3 माइनस एक्स अपॉन फिर 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोलो। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो देखो यहाँ पर 1 इक्वेशन में देखो लेफ्ट हैंड साइड पर i है, राइट हैंड साइड पर भी i है, तो i प्लस आई है ना, i प्लस आई 2i होने वाला है, वो हम लोगों को पता है। लिमिट्स 0 to 3, देख दोनों का लिमिट सेम है ना, इंटीग्रेशन dx सेम है। तो क्या करो, ये वाले पार्ट को रूट एक्स अपॉन फिर रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स प्लस ये वाले पार्ट को ऐड 3 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स। ठीक है, 0 to 3 dx। अब दोनों का डिनोमिनेटर देख रहे हो सेम है, जब सेम होता है तो एलसीएम लेते हैं ना, एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पर आएगा रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स। ठीक है ना, दोनों का डिनोमिनेटर क्योंकि सेम था, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, बस ये आगे पीछे लिखा हुआ है ना, ये आगे पीछे लिखा है, और ये न्यूमरेटर जो है अब क्योंकि एलसीएम निकाला दोनों सेम था तो ऊपर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स। अब ये दोनों भी सेम है तो कैंसिल होगा और 1 बचेगा, तो यहाँ पर 0 to 3 और 1 आ जाएगा, है ना। और 1 का इंटीग्रेशन हम लोगों को मालूम है x होता है, और लिमिट्स 0 to 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में x की जगह 3, लोअर लिमिट में x की जगह 0, 3 माइनस 0 तो 3 ही होगा। लेकिन ये आंसर नहीं, कितनी बार क्या होता है मालूम है, फ्लो में ना स्टूडेंट्स आंसर गलत लिख देते हैं, फ्लो में हो जाता है कि आंसर गलत लिख डालते हैं, हाँ 3 लिख दिया छोड़ दिया, नहीं,
ये i प्लस आई 2i हो रहा है ना, तो ये 2i आगे आता रहेगा और मुझे i चाहिए, तो ये i 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो i का वैल्यू मिल रहा है 3/2। ये होता है अपना फाइनल आंसर। तो ये कैटेगरी का सम भी एग्जाम में हो सकता है कि आपको पूछ ले, और मेरे हिसाब से 90% टाइम से मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादातर से वो लोग थियरम पर फोकस कर रहे हैं और 4 मार्क्स के लिए चैप्टर को डाल रहे हैं। जितना अभी तक के मेरा एनालिसिस है पेपर को लेकर के, आप भी चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर के पेपर्स, उसमें लास्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट में 4 मार्क्स का जो पूछता है, उसमें ये कैटेगरी का सम वो ज्यादातर से डाल रहा है। कौन सा? थियरम वाला। और थियरम के साथ एक सम कोई भी डाल देता है, जैसे ये वाला सम उसने डाला था। और जरूरी नहीं है कि जो थियरम पूछा उसी पर बेस्ड वो सम पूछे। जैसे ये कॉम्बिनेशन था, ये भी रिसेंट कोई एक पेपर का है, उसमें उसने कोई एक सम डाला है, ये थियरम डाला है और सम कोई और पूछ लिया है, ठीक है ना। ये 7th वाला थियरम का इसने सम डाल दिया, ये 8th वाला थियरम कुछ और ही लिखा हुआ है, ठीक है। सारी चीजें मैंने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है, मेरे हिसाब से समझ में आया है। पॉज करो वीडियो को और फटाफट नोट करो। 3rd वाले थियरम से शुरू करते हैं, जिसको मैंने 9th वाला सम बस कैटेगराइज किया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग ना सिंप्लीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को ही कंसिडर करेंगे। इमेज में ब्लर होगा, मैं यहाँ पर बराबर से लिख देता हूँ। LHS दिया हुआ है -a to a f(x) dx, ठीक है। ये अपने को लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड से बोल रहा है कि ना 2 पार्ट में इसको प्रूफ करके बताओ। अगर ये वैल्यू आती है या ये आंसर आता है तो ये इवन फंक्शन है, और ये आंसर आता है तो ये ऑड फंक्शन है। तो इवन और ऑड फंक्शन होने की कुछ कंडीशन है जो हम लोगों को मालूम होनी चाहिए, वो अब लोग थियरम सॉल्व करते समय समझेंगे। फिलहाल मैं लेफ्ट हैंड साइड को उठा रहा हूँ, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिमिट्स दिख रही है -a to a। ये -a to a का मतलब कुछ इस तरीके से है कि जैसे हम लोग स्केल बनाते हैं, मान लो ये स्केल में एक -2 वैल्यू है और ये 2 वैल्यू, तो कहीं ना कहीं बीच में 0 आएगा ना। ये तरफ -2, ये तरफ +2, तो कहीं ना कहीं बीच में 0 आएगा। तो एक स्टैंडर्ड बन रहा है कि आप उसको इस तरीके से लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हो कि -a से 0 तक के आपको f(x) मिल रहा है, और जब आप इसको ऐड करोगे तो 0 to a तक जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा f(x) dx, ठीक है। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट पूरा एक फ्रेम में मिल चुका है। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिखो और छोड़ दो। अब इसमें से हम लोग सिर्फ एक पार्ट को उठाएंगे और इसको लेकर के सॉल्व करेंगे। तो कंसीडर, सिर्फ एक पार्ट क्योंकि लिख रहे हैं इसलिए कंसीडर कर रहे हैं कि भाई ये इतना हिस्सा हम लोग ले रहे हैं। तो मान लो ये हिस्से को मैं आई नाम दे देता हूँ, -a to 0 f(x) dx, ठीक है। अब इसमें से जो x है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग, पुट x इज इक्वल टू -t, ठीक है ना। हमेशा फिक्स काम है, ये फिक्स काम है, फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है ना। x की जगह पे हम लोग -t लेंगे। सेकेंड स्टेप, dwrtx डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, बराबर ना, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और माइनस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ t, dx यहाँ आ जाएगा। तो dx इज इक्वल टू -dt बन गया। या तो ये वैल्यू भी कोई किसी की आ सकती है, कोई अगर इधर लिखना चाहता है तो ऐसा भी लिख करके रख सकता है। क्या लगने वाला है वो हम लोग थियरम सॉल्व करते समय समझेंगे और वो मैं बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल दोनों लिख करके रख दिए, ठीक है। 2 स्टेप अपने यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब सब्स्टिट्यूशन पर आएंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने से पहले क्योंकि हमने वेरिएबल ही बदल दिया, तो वेरिएबल बदलने के लिए, वेरिएबल बदलने के बाद में हम लोग लिमिट्स भी बदलते हैं कि जब x का वैल्यू पहला -a था, है ना, x के टाइम पर लिमिट -a थी, और दूसरी कंडीशन क्या है, x की जगह पे 0 है, ठीक है। तो जब मैं x की जगह पे -a डालने वाला हूँ तो x -t है ना, x इज इक्वल टू -t है। तो x की जगह पर अगर मैं -a डालता हूँ तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, t का वैल्यू मुझे a मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू -t, x इज इक्वल टू -t, x की जगह 0 डाल दिया तो 0 इज इक्वल टू -t। तो 0 इक्वल्स टू -t क्या होता है, माइनस यहाँ लेके आ जाओ 0 ही हो जाएगा, तो t का वैल्यू 0 आ रहा है। तो 2 लिमिट्स मिल रही है मुझे, a to 0 मिल रही है। तो अब यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे मेन इक्वेशन में। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल, आपने लिमिट्स बदला a to 0 बराबर f of x की जगह पर -t है, dx की जगह पर -dt है, ठीक है।
तो समझ में ये आ रहा है कि भाई ये चीज मैं नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, यहाँ पर जो लिख दिया एक ही बार में काम हो चुका है। ठीक है, अब एफ ऑफ माइनस टी तक बात ठीक है, लेकिन ये जो माइनस है डी टी का, इसको बाहर ले लो और लिमिट्स क्या है ए टू 0। सिंपल सा रूल हम लोग ने 2 थियरम में समझा था कि अगर मुझे माइनस की साइन को हटाना है ना, माइनस ए टू बी, अगर मेरे को कुछ फंक्शन देखने मिल रहा है और माइनस हटाना है तो लिमिट्स जो है इंटरचेंज हो जाएगी, बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। बराबर, ये फॉर्मूला है, ये लिखकर दिखाना जरूरी है, एग्जामिनर को याद रखना है। तो ए टू 0 बन जाएगा 0 टू ए एफ ऑफ माइनस टी डी टी। तो मुझे यहाँ पर से आई का वैल्यू मिल रहा है 0 टू ए एफ ऑफ माइनस टी डी टी। और देखिए सिंगल वेरिएबल में क्योंकि कन्वर्ट हो चुका है, तो ये सिंगल वेरिएबल को मैं टी लिखूं या एक्स के फॉर्म में लिखूं, बात एक ही होती है। ठीक है, अब आप क्या करो, ये वैल्यू आ जाने के बाद में इसको मेन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो। इसको ही हमने आई लिया था ना, इसी को हमने आई लिया था। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, LHS इज इक्वल टू, ये पूरे आई की जगह पर आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ठीक है, अब यहां पर इवन और ऑड की बारी है, इवन ऑड समझना है। अब मेरे पास में ना कंडीशन है इवन फंक्शन के लिए, अगर फंक्शन को इवन प्रूफ करना है तो आपको कुछ कंडीशन को लेकर चलना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरे पास में एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मान लो एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, ये बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मिटा दूंगा बाद में, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो मैंने एक्स की जगह पर माइनस एक्स डाला, तो मैंने x की जगह जब माइनस एक्स डाला तो माइनस का स्क्वायर करने पर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, एक्स स्क्वायर ही मिल रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर तो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही है। समझ में क्या आया कि जब मैंने x की जगह माइनस एक्स डाला तो मुझे आंसर सेम मिल रहा है, ओरिजिनल मिल रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहेंगे। तो इसमें से सिर्फ इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है कि इवन फंक्शन होने के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स जब आया, एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स डाला तो आंसर मुझे ओरिजिनल मिला। लेकिन अगर ऑड फंक्शन आपको प्रूफ करना हो तो इसके लिए भी एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो मेरे पास जो फंक्शन है इस बार वो एक्स क्यूब है, तो मैं क्या करूंगा, वापस से एक्स की जगह माइनस एक्स डालूंगा, बराबर ना, सेम काम करूंगा। एक्स की जगह पे जब मैंने माइनस एक्स डाला तो माइनस एक्स का क्यूब करने पर, माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस एक्स का क्यूब, तो माइनस अपनी जगह पे और ये जो एक्स क्यूब है ये तो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। मतलब समझ में क्या आया कि जब मैं एक्स की जगह माइनस एक्स डाला तो मेरे को आंसर सेम मिला लेकिन नेगेटिव मिला, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहेंगे। तो एग्जाम में आपको जब यहाँ तक कि आपका थियरम आ जाए तो आपको सिर्फ ये 2 कंडीशन पर ध्यान देना है। ठीक है, मैं इसको स्लाइड करता हूँ, ये रहने देता हूँ, एग्जाम्पल है, एग्जाम में इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये जो 2 बॉक्सेस बनाए और स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये आपको बस लिखना है इवन और ऑड के लिए प्रूफ देते हुए। ठीक है, अब पहले हम लोग इवन फंक्शन के लिए बात करते हैं। फॉर इवन फंक्शन, तो अगर आपको फंक्शन इवन प्रूफ करना हो तो इवन फंक्शन प्रूफ करने के लिए एलएचएस पे क्या दिया है देखो, वो लिख दो 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स है, मतलब एक्स की जगह हम लोग माइनस एक्स डालने वाले हैं। जब एक्स की जगह हम लोग माइनस एक्स डालेंगे तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स ही मिलेगा, बराबर ना, एफ ऑफ एक्स ही मिलेगा, डी एक्स प्लस, और ये जो दिख रहा है बचा हुआ उसको लिख दो। अब ध्यान दोगे तो ये दोनों भी सेम आ रहे हैं, है ना, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो ये मिल रहा है 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए इनटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जब आपको 2 टाइम्स जो भी फंक्शन है, 2 टाइम्स जो भी फंक्शन मिले, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग, देखो ना, 2 टाइम्स जो भी फंक्शन मिले ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहेंगे। तो देयरफॉर फंक्शन इज इवन।
एक बार लिख दिया वैसे चलेगा, यहाँ नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, कोई बात नहीं है। फॉर ऑड फंक्शन, अब जब ऑड फंक्शन की बारी आएगी तो वही एलएचएस को उठा लेते हैं। लिमिट्स वही 0 to a f of x LHS इज इक्वल टू, अब यहां पर x की जगह जब आप -x डालोगे, x की जगह -x डालोगे तो आपको आंसर नेगेटिव में मिलेगा। तो यहाँ पर 0 to a नेगेटिव में मिल रहा है, बराबर ना, ये वाला फंक्शन अपने को नेगेटिव में मिल रहा है। यहाँ पर जो लिखा है x की जगह -x डाला आपने तो नेगेटिव की साइन बाहर आ जाएगी, बराबर ना, नेगेटिव की साइन बाहर आ जाएगी। तो नेगेटिव f of x dx प्लस 0 to a f of x dx, ये इक्वेशन से यहाँ पर ये देख के लिख रहे हैं हम लोग। f of -x था, f of -x की जगह माइनस बाहर आ गया, देख माइनस बाहर आ गया, तो ये प्लस में और ये माइनस में बंदा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जिससे मुझे आरएचएस क्या मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया। और जब आंसर 0 आ जाएगा, आरएचएस आपका 0 आ जाएगा, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शन कहेंगे। एंड देयरफॉर फंक्शन जो है आपका वो ऑड है। तो ये होता है आपका डेरिवेशन कंप्लीट। ठीक है, सिंपल सा पार्ट था। एग्जाम में ये डेरिवेशन अगर आ जाए, जो कि आ चुका है एग्जाम में, वही 4 मार्क्स की कैटेगरी में, तो ये थ्योरम यहाँ से पूरा यहाँ तक के आपको लिखना है। फिर इसके बाद में इवन फंक्शन में एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखो, ऑड फंक्शन में डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखो और ये पूरा उतार दो। तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फटाफट नोट करो। हम लोग लास्ट वाले इसके डेरिवेशन पर जाएंगे। तो चलिए इसके लास्ट वाले थियरम पर आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट थियरम है, याद रखना है आप लोगों को कि किस तरीके से ये थियरम जो है प्रूफ होगा। लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ दो, हम लोग राइट हैंड साइड पर आएंगे इसके भी। अब आरएचएस पर क्या दिया हुआ है, 0 to a इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a इंटू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको है ना आप इक्वेशन नंबर 1 बोल करके छोड़ दो। हम लोग यहाँ पर सिर्फ इतने पार्ट पर पहले ध्यान देंगे। तो कंसीडर 2a माइनस एक्स को आप t ले लो, ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dt बाई डी एक्स। 2a क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0, x का डेरिवेटिव होगा 1, तो dt अपॉन dx है ना, dx को यहाँ ले लो, तो -1 लिखो नहीं लिखो चलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस dx। तो dt की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस dx, या माइनस को यहाँ भी ट्रांसफर करोगे तो भी वही बात हो गई। तो dx इज इक्वल टू माइनस dt। ठीक है, दोनों तरीके से लिख करके छोड़ दिया। अब जब आपने वेरिएबल बदला, x से t पर गया, तो लिमिट्स को भी चेंज करना जरूरी है। तो लिमिट्स चेंज करने के लिए लिमिट्स क्या है पहले वो जान लेते हैं कि x इक्वल्स टू 0 to a है ना, पहला 0 है और दूसरा क्या है, a है। जब आपके पास x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये उठा लेते हैं इक्वेशन को, t इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स। तो 2a माइनस एक्स की जगह 0 डाला तो 2a मिल रहा है, तो t की जगह क्या मिल रहा है, 2a मिल रहा है। और दूसरा 2a माइनस एक्स की जगह पर a आ जाएगा, तो 2a माइनस a मिल जाएगा। तो लिमिट्स अपनी हो गई 2a से लेकर के a तक के। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ इतने पार्ट पर आएंगे जो हमने कंसिडर किया था, सिर्फ ये वाला पार्ट 0 to a, यहाँ पर वापस लिख देता हूँ 2a माइनस एक्स डी एक्स, और उसको मैं i लिख देता हूँ। ठीक है, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स, है ना। तो एक काम करते हैं, वापस लिखने से अच्छा मैं इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हुए लिखता हूँ। 0 की जगह पर, है ना, 0 की जगह पर 2a आ जाएगा और a की जगह पर a ही रहेगा, है ना। और दूसरा f ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह पर t आ जाएगा और dx की जगह पर माइनस dt आ जाएगा। अब माइनस को बाहर लो तो 2a से a तक के f ऑफ t dt आ जाएगा। और इससे पहले तीनों थ्योरम में हमने देखा था कि माइनस को हटाना है
तो a टू 2a कर दो इसको, है ना, लिमिट्स को मतलब चेंज कर दो और ये f ऑफ टी डी टी हो जाएगा। और रीजन जरूर लिखो साइड में कि आपने a टू b था और वो बंदा नेगेटिव में था, है ना, तो आपने क्या किया, उसको b टू a कर दिया, मतलब आपने लिमिट्स बदल दिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्योंकि यहाँ सिंगल वेरिएबल आ चुका है, t आ चुका है, तो मैं सिंगल वेरिएबल d लिखूं या x लिखूं बात एक ही है। तो यहाँ पर मुझे i मिल रहा है, a टू 2 है f ऑफ x dx। अब ये जो वैल्यू आई है इसको आप मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, और ये जो मेन इक्वेशन में जो डब्बा था ये तो i था, ये i की जगह पे हम लोग ये डालने वाले हैं। सो देयरफॉर RHS इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ x dx। ये सॉर्टेड है बंदा। वहां पर क्या है, a टू 2a इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देख एक लाइन में आंसर आने वाला है, समझना। 0 टू a है और फिर a से 2a है। ये एक तरह से ऐसी बात हो रही है कि लिमिट्स की शुरुआत 0 से हुई, फिर a तक लग गई, और फिर a से शुरुआत हुई और 2a तक लग गई। तो ये सब तो एक ही लाइन में आ रहे हैं ना, सारे के सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो मैं अगर ये जो ब्रेक किया हुआ है, अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट लिमिट्स को कंसिडर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 टू 2a, 0 टू 2a इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और प्रूफ क्या करना था वो देखो, 0 टू 2a, वहां पे क्लियर नहीं इसलिए बोलते हुए बता रहा हूँ, 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो कि आपका होगा LHS। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम था और लास्ट थ्योरम था आपका। समझ में आया है तो फटाफट इसको नोट कर लो। तो उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आया रहेगा। ये सेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अभी लास्ट में अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो थियरम्स पर फोकस करो, जो मैंने ये सेशन में ज्यादा फोकस करते हुए बताया है। कुछ वो कैटेगरी के सम्स हो सकता है वो आपको पूछ ले, जैसे 4 मार्क्स में अगर उसने पूछा थियरम, तो थियरम के साथ वो एक सम 100% डालेगा जरूर। तो वो कैटेगरी के सम्स आप लोगों को अच्छे से करने पड़ेंगे। और 2 मार्क्स की रही जहां तक के बात, तो उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जो बेस्ड सम्स है उस पर आप अच्छे से फोकस कर सकते हो। तो टोटल ये 6 मार्क्स का वेटेज होता है और इससे अपना ये चैप्टर जो है पूरा अच्छे से कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट सेशन जो है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन पर आने वाला है। जब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।